नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। वक्त 1 मिनट पूरी रिपोर्ट का हो चला है। इस स्पेशल बुलेटिन में हम आपको 1 मिनट में फटाफट अंदाज में खबरें विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले बात रूस यूक्रेन के बीच में चल रहे जंग की करते हैं, क्योंकि रूस यूक्रेन में जंग थमने की बजाय और भड़क रहा है। अभी तक की शांति वार्ताएं विफल रही और इसी बीच अमेरिकी मदद यूक्रेन क्या पहुंची। रूस ने यूक्रेन पर ताजा हमले कर दिए, हमले तेज कर दिए। यूक्रेन ने रूस के सामने झुकने से इनकार कर दिया, क्योंकि यूक्रेन को अमेरिकी मदद मिल रही है। अमेरिका के साथ साथ कई देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं, लेकिन इस विदेशी मदद ने रूस को बौखला दिया है। अब रूस का ये जंग जीतना वर्चस्व की लड़ाई है। इसी बीच रूस ने एक बड़ा दावा किया है कि यूक्रेन के सैकड़ों ठिकानों को रूसी सेना ने तबाह कर दिया। ये ठिकाने कोई सामान्य ठिकाने नहीं थे, बल्कि ये सैन्य ठिकाने थे जहां पर हथियार रखे जाते थे। रूस की तरफ से दावा किया गया है कि रूसी वायुसेना ने मिसाइलों के बल पर यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हमला बोल दिया। मीडिया रिपोर्ट की माने तो रूसी रक्षा मंत्रालय ने इस पर एक बयान भी जारी किया। बयान में कहा गया कि हवाई मिसाइलों ने 16 यूक्रेनी सैन्य फैसिलिटी को नष्ट कर दिया है और इन सैन्य फैसिलिटी में 5 कमांड पोस्ट रखी गए, 1 ईंधन डिपो और 3 गोला बारूद के गोदाम शामिल रखे गए। वहीं रूसी सेना यूक्रेन में आगे बढ़ रही है। कई सैन्य ठिकानों को अभी नष्ट करना बाकी है। रूस के यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले भी जारी हैं। खबर यह भी है कि मारियापोल पर भी रूस ने कब्जे का दावा कर लिया है। ऐसे में यह युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। उधर रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका खुले तौर पर यूक्रेन के साथ और रूस का धुर विरोधी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि रूस के साथ कौन कौन से राष्ट्र हैं। अब खुले तौर पर कोई भी रूस के साथ जंग में नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अब दावा है कि रूस के साथ सीरियाई लड़ाके आ सकते हैं और यूक्रेन पर रूसी सेना के साथ अब सीरियाई लड़ाके भी हमला बोल सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन अमेरिकी सहायता के बल पर इस जंग में टिका है, लेकिन इस बीच लग रहा है कि रूस पर न केवल दबाव है, बल्कि रूस पर आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध भी है। ऐसे में रूस भी चाहता है कि यूक्रेन की ही तरह उसका भी कोई साथी हो। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में रूस का साथ सीरियाई लड़ाके देंगे। दरअसल मीडिया रिपोर्ट में दावा ये किया गया है कि यूक्रेन में लड़ रहे रूसी सैनिकों की मदद के लिए कुछ सीरियाई लड़ाके भी इस युद्ध में शामिल होने वाले हैं। विश्लेषकों का कहना है कि रूस पूर्वी यूक्रेन में हमले बढ़ा रहा है। आगामी कुछ सप्ताहों में सीरियाई लड़ाकों को रूस अपनी सेना के साथ तैनात कर सकता है। सीरियाई लड़ाकों के रूस के साथ देने की वजह क्या है? तो वजह आपको बता दें कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2017 में सीरिया के दौरे पर गए थे। पुतिन की इस यात्रा के दौरान पुतिन ने सीरियाई सेना की खूब तारीफ की थी और कहा था कि भविष्य में सीरिया और रूसी सेना एक दूसरे का सहयोग करेंगे। रूस के साथ अब कहीं ना कहीं सीरियाई लड़ाके अब मदद के लिए आगे आते हुए नजर आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं रूस के लिए एक अच्छी बात है। सबके बीच ये भी आपका जानना जरूरी है कि इससे पहले चेचन्य लड़ाके भी रूस के साथ नजर आए थे और यूक्रेन पर ये हमले जो हैं अब और तेज नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच एक बार फिर से चीन में कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा बढ़ गया है, जिसके चलते चीन में लगातार कोरोना के केस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। चीन में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में यहां 2723 नए मामले सामने आए, जिनमें 2417 मामले शंघाई में दर्ज किए गए। ये जानकारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग की ओर से दी गई। शंघाई के अलावा 15 अन्य प्रांतीय स्तर के क्षेत्रों में कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिनमें जिलिन के उत्तर पूर्वी प्रांत में 166 मामले दर्ज किए गए। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी लागू है। शंघाई समेत कई शहरों में लॉकडाउन की स्थिति से करोड़ों लोग घरों में कैद हैं। अकेले शंघाई में करीब 2.5 करोड़ लोग घरों में कैद रहने के लिए मजबूर हैं। कोरोना की नई लहर के बाद शंघाई में पहली बार कोरोना संक्रमण से मौत की रिपोर्ट भी दर्ज की गई है। बताया गया कि साल 2019 में वुहान में कोरोना महामारी फैलने के बाद शंघाई अब तक का सबसे संक्रमित शहर बन गया है। 28 मार्च को चीन के सबसे बड़े शहर शंघाई में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए 2 चरणों में लॉकडाउन की शुरुआत की गई थी। शंघाई समेत कई शहरों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद अधिक प्रतिबंध लगाए जा रहे थे।
कोरोना है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा और ऐसे में एक बार फिर से चीन में ये बढ़ते केस दुनिया भर के लिए चिंता का विषय। उधर भारत दौरे पर आने से पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन विवादों में फंस गए हैं और विपक्ष एक बार फिर उनके इस्तीफे की मांग करने लगा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का भारत दौरा 21 अप्रैल को शुरू होगा, लेकिन भारत आने से पहले बोरिस एक बार फिर से विवादों में आ गए थे। विपक्ष एक बार फिर से उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार जॉनसन पर पार्टीगेट स्कैंडल से जुड़े एक मामले में विपक्ष उन्हें घेर रहा है। दरअसल कोरोना वायरस के दौरान ब्रिटेन में लगातार बढ़ते संक्रमितों की वजह से लॉकडाउन लगा दिया गया था। सभी के लिए नियमों का पालन करना अनिवार्य था। आरोप है कि उस वक्त जॉनसन ने नियम तोड़कर कई पार्टियां की। नया मामला नवंबर 2020 में 10 डाउनिंग स्ट्रीट से संचार निदेशक ली केन की विदाई को लेकर की गई पार्टी से जुड़ा है। बोरिस जॉनसन पर इस मामले में आरोप लगे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस अभी ऐसी 12 लॉकडाउन पार्टियों की जांच कर रही है। माना यह जा रहा है इनमें से करीब 6 पार्टियां बोरिस जॉनसन से जुड़ी हैं। इस बीच पहले से ही जॉनसन के इस्तीफे की मांग कर रहे विपक्ष ने विरोध तेज कर दिया है। विपक्ष का कहना है कि पीएम न केवल पार्टियों में शामिल हुए बल्कि आयोजन पर भी जोर दिया गया। तो इस दौरे से पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। विपक्ष उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि आगे आने वाले दिनों में और क्या घटनाक्रम इसमें देखने को मिलेंगे। उधर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी समेत हरियाणा कांग्रेस और इनेलो पर भी निशाना साधा है। साथ ही कोरोना के बढ़ते केसों पर भी प्रतिक्रिया दी है। 1 मिनट में आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। राहुल गांधी की तरफ से दावा किया गया था कि कोरोना महामारी में सरकार की लापरवाही से 40 लाख भारतीयों की जान चली गई। इस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी देश की बदनामी करने पर तुले हुए हैं। इसके अलावा इनेलो नेता अभय चौटाला की तरफ से दिए गए बयान पर भी अनिल विज ने निशाना साधा। दरअसल अभय चौटाला ने कहा था कि किसी भी पूर्व विधायक को पेंशन नहीं लेनी चाहिए। इस पर अनिल विज ने कहा कि जिन्होंने राजनीति में पैसा कमाया है उन्हें पेंशन नहीं लेनी चाहिए और अगर ली हुई है तो वो भी वापस करनी चाहिए। जिन्होंने राजनीति से पैसा कमाया है उनको यकीनी तौर पर नहीं लेनी चाहिए और अगर उन्होंने ले रखी है तो वो भी उनको वापस खजाने में जमा करानी चाहिए। वहीं सैलजा की तरफ से सीएम सिटी करनाल को भ्रष्टाचार का ट्रेनिंग सेंटर बताने पर अनिल विज ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम तो बोलना ही है। पक्ष अगर बोलता है तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन सैलजा बताए कौन से क्रिमिनल को हमने छोड़ा। इसके अलावा हरियाणा में बढ़ते कोरोना मामले पर अनिल विज ने कहा कि उनकी टीम एसीएस राजीव अरोड़ा के नेतृत्व में जांच कर रही है। तो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज अपने बयानों को लेकर अक्सर मुखर रहते हैं और ऐसे में एक बार फिर से उन्होंने तमाम विपक्षी दलों पर एक सुर में निशाना साधा। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने प्रदेश सरकार और पिछली कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी कटाक्ष करते हुए ओपी चौटाला ने कहा कि अब हुड्डा का कांग्रेस में कोई वजूद नहीं बचा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने मौजूदा प्रदेश सरकार को लुटेरी सरकार करार दिया। साथ ही कहा कि कांग्रेस तो बीजेपी से भी ज्यादा बड़ी लुटेरी थी। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अब हुड्डा का कांग्रेस में कोई वजूद नहीं बचा, इसलिए वो अपने बेटे को आगे कर नई पार्टी बनाना चाहते हैं। संक्षेप में एक ही बात कहना चाहूँगा कि दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि लुटेरे लोगों के हाथ में सत्ता आ गई और जनहित से कोई सरोकार नहीं, तो निज हित में लगे हुए हैं, लूट में प्राणायाम कर रहे हैं। ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि बड़ा दुर्भाग्य है कि हरियाणा प्रदेश की सत्ता लुटेरों के हाथ में आ गई, जो जनता के हित की न सोचकर अपनी जेबों को भरने में लगे हैं। यही नहीं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी तो बीजेपी से भी बड़ी लुटेरी पार्टी थी। चौटाला ने कहा कि मौजूदा सरकार के दौरान कोई भी वर्ग खुश नहीं है। ओम प्रकाश चौटाला रोहतक में पूर्व विधायक हरिचंद हुड्डा के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए पहुंचे थे। हरियाणा की सियासत इन दिनों गरमाई हुई है। तमाम मुद्दों को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने हो और ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी लगातार घिरती नजर आ रही है। ऐसे में ओपी चौटाला के ये बयान आगे आने वाले दिनों में हरियाणा की सियासत में और राजनीतिक भूचाल आ सकता है। अब आगे बढ़ते 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में बात जींद की करते हैं, जहां के जुलाना पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत के मामले में परिजनों का आक्रोश चरम पर है। परिजनों ने पुलिस थाने के बाहर जमकर बवाल काटा और आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जुलाना पुलिस कस्टडी के दौरान हुई युवक की मौत को लेकर परिजनों ने जमकर बवाल काटा। आरोपी पुलिसकर्मियों को तुरंत बर्खास्त किए जाने की मांग की गई।
साथ ही पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए जुलाना थाने के बाहर सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बता दें, मृतक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने 13 अप्रैल को घर से युवक को नशीला पदार्थ रखने के आरोप में हिरासत में लिया और पुलिस ने पूछताछ के दौरान उसके साथ मारपीट की, जिसके चलते उसकी तबीयत खराब हुई और रोहतक पीजीआई में उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने देर रात जुलाना थाने के बाहर शव रखकर इंसाफ की मांग की। हालांकि प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस दौरान उनसे बात करने कोई बड़ा अधिकारी नहीं पहुंचा। हालांकि मौके पर जुलाना के तहसीलदार और डीएसपी ने परिजनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन सभी लोग अपनी मांगों पर अड़े रहे। 13 तारीख को शाम में 4 बजे आए थे, घर पे कोई नहीं था। आके मारने लगे, मैं छुटाने लगी जी, मेरे भी मारे, मैं बेहोश हो गई जी। उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं। देखना ये है कि क्या पुलिस के खिलाफ मामले में जांच होती है या फिर नहीं। पुलिस कस्टडी में युवक की मौत होना वाकई हैरान कर देता है मामला। अब ये देखने वाली बात होगी कि आला अधिकारी इस मामले को संज्ञान में लेते हुए क्या कदम उठाते हैं। उधर यमुनानगर के गांव दादूपुर में दर्जनों लोगों ने घर में घुसकर लाठी डंडों से वार किया। इतना ही नहीं, एक युवती के अपहरण का भी प्रयास किया। क्या है पूरा मामला, 1 मिनट में आपको दिखाते हैं। यमुनानगर के गांव दादूपुर हेड में दर्जनों लोगों ने एक घर पर लाठी डंडों और हथियारों से हमला बोल दिया। घर में घुसकर एक युवती को जबरन उठा ले गए, जिसकी शादी 23 अप्रैल को होने वाली है। लेकिन जब लड़की ने शोर मचाया तो लोग घरों से बाहर निकले। हमलावर लड़की को गली में छोड़कर फरार हो गए। भागते हुए हमलावरों की तस्वीरें पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। पुलिस ने मामले में जांच शुरू की। बता दें, पूरा सिलसिला एक लव मैरिज से शुरू हुआ था। बहरहाल लव मैरिज करने वाली युवती ने अपने परिजनों पर ही आरोप लगाया कि जब से उसने लव मैरिज की, उसके परिजन लगातार उसके ससुराल पक्ष को परेशान करते आए हैं। अब एक बार फिर से हमला बोला गया। उसकी ननद को अगवा करने का प्रयास भी किया गया। मेरे पति ने मारना आए थे, मैंने मारना आए थे। उन्हें घर पर बुलाया, मेरे भाई ने, मैं खुद बुलाई घर पर। मेरा पति बुलाया, परिवार वाले बुलाए, मारने वास्ते। मेरे ननद को लगी चोट तो मेरे पति को तो क्या बच्चे को मारने वाले थे। छोटा सा बच्चा मेरा 1.5 साल का। समाज में प्यार की तमाम मिसालें पेश की जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लव मैरिज एक परिवार को इतना नागवार समझा कि उसके कुछ परिवार वालों ने घर पर पहुंचकर, लड़की के ससुराल पर पहुंचकर ताबड़तोड़ हमले किए। उधर बहादुरगढ़ से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जी हां, 10 साल के मासूम की हत्या को अंजाम दिया गया। अजली अवस्था में मासूम का शव बरामद किया गया। बहादुरगढ़ में एक 10 साल के बच्चे की निर्मम हत्या का मामला सामने आया। बच्चे की हत्या कर शव खाली प्लॉट में फेंक दिया गया। बाद में पहचान छुपाने के लिए शव को आग भी लगा दी गई। बताया गया कि बच्चा सोमवार शाम घर से खेलने के लिए बाहर निकला, लेकिन रात भर वापस नहीं लौटा। परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस और परिजन रात भर बच्चे की तलाश करते रहे। इस बीच सुबह बच्चे का शव घर से केवल 100 मीटर की दूरी पर अधजली अवस्था में बरामद किया गया। आशंका जताई गई कि पहले ईंट मारकर बच्चे की हत्या की गई, बाद में शव को आग लगा दी गई। तो रात में आसपास के इलाकों में तलाशी की गई और रात में मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। समय सुबह जो यहाँ से करीब 1-2 एकड़ का बीच का इलाका है, उसमें एक सुनसान पड़े प्लॉट के अंदर से एक छोटे बच्चे की डेड बॉडी बरामद हुई है, जिससे ये प्रतीत होता है कि पहले उसको किसी चीज़ से वार करके उसको मारा गया है ताकि ब्लीडिंग हुई थी। उसके बाद में उसके आसपास जितने कूड़ा करकट पड़ा था उसको ऊपर रख के जलाने की कोशिश की गई है। तो अभी हमारी एफएसएल की टीम ने उसको एग्जामिन किया है। डेड बॉडी को रिमूव करा के पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं। पहले जश हत्याकांड और अब 10 साल के मासूम को निशाना बनाया गया। आखिर कौन है इसके पीछे, क्योंकि ये वारदात वाकई हैरान कर देती है। एक बच्चे से किसी क्या दुश्मनी हो सकती है। उधर फरीदाबाद में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। दिन दहाड़े युवक पर हमला करते हैं और वारदात की अंजाम को देकर फरार हो जाते हैं, मौके से भाग जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ फरीदाबाद के सेक्टर 14 में। आखिर पूरा मामला क्या है, दिखाते हैं आपको 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में। फरीदाबाद के सेंट्रल थाना क्षेत्र में पार्किंग विवाद को लेकर 2 पड़ोसियों में झगड़ा हो गया। आसपास के लोगों ने दोनों परिवारों को समझा बुझाकर मामला शांत करवा दिया, लेकिन शनिवार के दिन इन दोनों पड़ोसियों में से एक के परिवार का सदस्य सागर ग्रोवर जब घर से निकला तो दूसरे परिवार के सदस्य ने कुछ युवकों के साथ मिलकर उस पर दिन दहाड़े हमला कर दिया। युवकों ने सागर ग्रोवर पर लाठी डंडों और लात घूंसों से हमला किया। बताया जा रहा है कि वहां 2 पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने भी मौके पर कुछ नहीं किया। वहीं अब पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। ऑफिस जा रहा था सुबह,
तो 12-15 रेड लाइट पर जब ये रुका है तो 3-4 गाड़ी पीछे से आई है और इसके गाड़ी के आगे पत्थर लगाकर इसके चारों तरफ से इस पर हमला शुरू कर दिया है, जिससे एक शीशा तो नहीं टूटा है लेकिन हमला करके वो हमलावर भाग गए थे, जिसके कंप्लेनेंट की दरखास्त पे FIR दर्ज की गई है। तो वहीं ये मामला ये भी दर्शा रहा है कि आरोपियों में पुलिस का कोई खौफ नहीं है। फरीदाबाद में वाकई बदमाशों में पुलिस का खौफ जरा भी नजर नहीं आता, तभी तो वारदात को अंजाम देते हैं और फिर फरार हो जाते हैं। आगे बढ़ते हुए बात नूह की करते हैं, जहां एक बारूद की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। नूह के शाह चौका गांव में बारूद की फैक्ट्री में विस्फोट होने से भीषण आग लग गई। विस्फोट के बाद आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग लगने की जानकारी जैसे लोगों को लगी तो मौके पर लोग इकट्ठा हो गए। सूचना फायर ब्रिगेड और पुलिस को दे दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आसपास के लोगों ने बताया कि किस तरह विस्फोट से भीषण आग लगी और 10 से 12 लोग झुलस गए। बहरहाल पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हालांकि ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि फैक्ट्री गैर कानूनी तरीके से चलाई जा रही थी या फिर परमिशन के तहत। फिलहाल इस हादसे में हुए विस्फोटों से आसपास के लोगों में दहशत जरूर फैली है। रोजे के टाइम पे तरबूज लेने जा रहा था बाड़ी के अंदर, तो उस टाइम हादसा हो गया, उस पर भगा नहीं गया और लोग नहीं तुरंत। किस चीज़ का हादसा हुआ था? किस में हादसा हुआ? बम फैक्ट्री। बम फैक्ट्री। इसमें क्या चीज़ बनती थी अभी? वही बम बनते थे। बारूद की फैक्ट्री में विस्फोट होता है और इसके बाद आसपास के कई घर भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। दर्जन भर लोग करीब इसमें झुलस जाते हैं। लेकिन सवाल ये कि ये फैक्ट्री अगर अवैध रूप से संचालित हो रही थी तो कैसे प्रशासन की नाक के नीचे हो रही थी? क्या किसी की नजर नहीं थी? आगे बढ़ते हुए अब 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में बात सोनीपत की करते हैं, जहां सोनीपत में पहले तो 2 पक्षों के बीच झड़प हुई। झड़प के बाद एक पक्ष ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाए हैं कि पुलिस इस मामले में कार्रवाई नहीं कर रही है। गुस्साए लोगों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया। सोनीपत के पारकर सोसाइटी में पहले तो 2 पक्षों के बीच झड़प हुई। झड़प में कई लोग घायल हुए, जिसकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने हैं। वहीं दोनों पक्षों में से एक पक्ष ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं कि पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई नहीं की। गुस्साए लोगों ने चंडीगढ़ दिल्ली नेशनल हाईवे 44 पर जाम लगा दिया। नेशनल हाईवे पर जाम लगते ही वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। वाहन चालकों को भी इसके कारण बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। लिहाजा गुस्साए लोगों को शांत करवाने के लिए मौके पर सोनीपत जिले के कई थानों की पुलिस पहुंची। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद गुस्साए लोगों को शांत करवाया और फिर जाम खुलवाया। गुस्साए लोगों का आरोप था कि दिन को हुई झड़प को लेकर एक शख्स ने अपने परिवार और अपने साथियों के साथ मिलकर हम पर हमला कर दिया। हमले में कई लोगों को गंभीर चोटें पहुंची हैं। पुलिस में शिकायत दी गई थी, लेकिन पुलिस ने गंभीरता से इसकी जांच नहीं की, जिसके चलते यह वारदात हुई। वहीं अब पुलिस ने शिकायतकर्ताओं को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। परिजनों का जो आरोप है, अगर उसमें वाकई दम है और अगर पुलिस की तरफ से वक्त रहते कदम उठाया जाता तो शायद रात होते होते ये नौबत नहीं आती। उधर सोनीपत के गांव सिसाना में स्थित आयु फार्म नाम की डेयरी में उस समय सनसनी फैल गई जब सीएम फ्लाइंग टीम के साथ अन्य विभागों के कर्मचारी भी फैक्ट्री में पहुंचे और वहां पर चल रहे कार्यों का जायजा लिया। हरियाणा में चल रहे अवैध कार्यों पर रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की टीम लगातार दबिश दे रही है। इसी कड़ी में सीएम फ्लाइंग टीम ने सोनीपत के गांव सिसाना में आयु फार्म नाम से एक डेयरी उत्पाद की फैक्ट्री पर दबिश दी। टीम को सूचना मिली कि यहां दूध और दूध से बने उत्पादों में मिलावट की जा रही है। इसी के चलते मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की टीम फूड सेफ्टी विभाग के साथ मौके पर पहुंची। सभी उत्पादों के सैंपल लिए गए। टीम ने बिजली विभाग, प्रदूषण विभाग और लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों को भी मौके पर बुलाया। सभी विभागों के अधिकारी फैक्ट्री में जाँच कर रहे हैं। आज खरखोदा टाउन के सिसाना गांव में आयु फार्म में ज्वाइंट सेफ्टी टीम है, सीएम फ्लाइंग स्क्वाड, सीआईडी और फूड सेफ्टी टीम। यहाँ पर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जी हाँ, ये गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई होती है जी हाँ। मामले में पुलिस अधिकारी ने बताया कि फैक्ट्री में हर पहलू पर जांच की जा रही है।
ये मिलावट कहीं ना कहीं लोगों की जिंदगी के साथ लोगों की जिंदगी के लिए हानिकारक भी है, क्योंकि ऐसे मिलावटखोरों की वजह से काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। उधर अब यूपी में बिना अनुमति के कोई भी जुलूस और धार्मिक यात्रा निकालने पर रोक लगा दी गई है। यह फैसला यूपी के योगी सरकार ने लिया है। अब आयोजकों को पहले इसके लिए परमिशन लेनी होगी। यूपी की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी में अब बिना अनुमति के कोई भी जुलूस और धार्मिक यात्रा निकालने पर रोक लगा दी गई है। आयोजकों को इसके लिए परमिशन लेनी होगी। साथ ही आयोजकों को जुलूस के दौरान शांति और सौहार्द से जुड़ा एफिडेविट भी देना होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। अगर कोई भी नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने आदेश जारी करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि धार्मिक जुलूस की अनुमति उन्हीं आयोजनों को दी जाए जो पारंपरिक हों। नए आयोजनों को अभी अनुमति न दी जाए। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। सीएम ऑफिस की ओर से ट्विटर पर इस आदेश की एक कॉपी भी जारी की गई है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में रामनवमी से लेकर अलग अलग राज्यों में धार्मिक जुलूस के दौरान हिंदू और मुस्लिम में हिंसा को लेकर मामले सामने आए। हालांकि यूपी में अभी तक ऐसी स्थिति नहीं बनी है, लेकिन राज्य सरकार ने एहतियातन ये कदम उठाया है। योगी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। उधर उत्तर प्रदेश में आने वाले त्योहारों और कार्यक्रमों को देखते हुए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके चलते राज्य के सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां 4 मई तक के लिए रद्द कर दी गई हैं। इन दिनों यूपी सरकार एक्शन मोड में है, जिसके चलते सरकार बड़े बड़े फैसले ले रही है। यूपी में ऐसा ही एक और बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल यूपी में आने वाले त्योहार और कार्यक्रमों को देखते हुए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। यूपी सरकार ने राज्य के सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां 4 मई तक के लिए रद्द कर दी है। इतना ही नहीं, अगर कोई भी कर्मी छुट्टी पर है तो उसे 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है, ताकि वो अपनी ड्यूटी को जल्द से जल्द दोबारा ज्वाइन कर सके। यूपी सरकार ने ये कदम त्योहारों पर शांति व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए उठाया है। सीएम दफ्तर की ओर से जानकारी में कहा गया कि एसएचओ, सीओ और जिला पुलिस प्रमुखों से लेकर जिला अधिकारी, संभागीय आयुक्त तक सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की छुट्टी तत्काल प्रभाव से 4 मई तक के लिए रद्द की जाती है। जो लोग छुट्टी पर हैं वो सभी 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट करें। सीएम योगी ने आने वाले दिनों में त्योहारों को देखते हुए यह आदेश जारी किया है। और इसी के साथ 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप जुड़े रहिए खबरें अभी तक के साथ।